नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, आज ये टॉप 5 करंट अफेयर्स जो मैं हर दिन कराता हूँ, पूरे दिन के न्यूज़ के अंतर्गत जो भी टॉप 5 न्यूज़ होती हैं, जिनसे मुझे लगता है कि आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए या खासकर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर मिल सकता है, आपके एग्जामिनेशन में आपकी मदद हो सकती है। मैं उन्हीं 5 टॉपिक को लेता हूँ और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, यदि आप लोग एक दिन में 5 टॉपिक कवर किए और ये 30 दिन का जो महीना होता है, औसत मान लें हम लोग 30 दिन, तो आपका 150 टॉपिक हो जाता है और 150 टॉपिक से एक-एक टॉपिक से कम 4-4, 5-5 प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं बहुत सारे प्रश्न आपको ना करा के केवल वही प्रश्नों को कराता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक होते हैं। दोस्तों, एक इमेज मैंने लगाई हुई है, ठीक है ना? ये एक इमेज लगाई हुई है। अभी लास्ट में इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये तस्वीर किसकी है। ठीक है ना? ये इमेज किसकी है? लेकिन चलिए ठीक है, आज का एक क्वेश्चन मैंने जो थंबनेल पे लगाया हुआ है और इसको पढ़िए ज़रा। ये है, निम्नलिखित में से किसे नर्मदा क्षेत्र का शिवाजी कहा जाता है? तो जिनको नर्मदा क्षेत्र का शिवाजी कहा जाता है, ये उन्हीं की तस्वीर है। ठीक है ना? अभी चलिए हम लोग आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप पीसीएस दे रहे हों या कोई और एग्जामिनेशन दे रहे हों, तो सभी एग्जामिनेशन ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर है और ये आपका सतपुड़ा का जंगल, आज इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है भैया, पढ़िए इसको। तो लिखा है, नीचे दिए गए में से कौन सी तकनीक, जितनी तकनीक नीचे दी गई है उन्हीं में से आपको बताना है, कौन सी तकनीक हाल ही में विकसित की गई कूलिंग हेलमेट से जुड़ी हुई है। देखो देखो, इसमें गर्मी का मौसम चल रहा है और आप लोग जब गर्मी में मोटरसाइकिल चलाते होंगे या किसी ड्यूटी पर होते होंगे और आप हेलमेट यूज करते होंगे, तो उसके अंदर पसीना होता होगा। ठीक है ना? सब हेलमेट इसमें कूलिंग नहीं है, तो एक ऐसा हेलमेट बनाया गया है जो कूलिंग हो, यानी कि जो आपको अंदर से ठंडक प्रदान करे, जिससे आपको हीट वेव आदि का खतरा ना रहे। तो इसमें कौन सी तकनीकी विकसित की गई है, लगाई गई है? तो इसकी जो तकनीकी है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक प्लेट, उसमें लगाया गया है थर्मो इलेक्ट्रिक प्लेट। चलिए देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। सही उत्तर है इसका थर्मो इलेक्ट्रिक प्लेट। अब देखिए, हेलमेट में थर्मो इलेक्ट्रिक प्लेट का उपयोग किया गया है। किस हेलमेट में? कूलिंग हेलमेट में। कौन से हेलमेट में? कूलिंग हेलमेट भैया, कूलिंग। कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो कूलिंग हेलमेट में थर्मो इलेक्ट्रिक प्लेट का उपयोग किया गया है। ठीक, जो जो पेल्टियर इफेक्ट के आधार पर काम करती है। कौन सा? पेल्टियर इफेक्ट। देखिए, मैं कभी कभी क्वेश्चन को एआई के माध्यम से भी तैयार करता हूँ। मैं बार बार बताता हूँ, यदि कोई शब्द ना समझ में आए तो एक बार गूगल जरूर कर लेना। भैया उसमें कुछ गलती निकलेगी तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो मित्र यार, और कमेंट भी कर दिया करो। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी आपको लगे, जो आपको सही लगे वही कमेंट करो, गलत लगे तब भी कमेंट करो। मुझे हर तरीके का कमेंट स्वीकार्य है। ठीक, तो पेल्टियर इफेक्ट पर यह काम करती है। थर्मल तापमान को एक सतह से दूसरी सतह तक ले जाकर इसे ठंडा रखती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डीआरडीओ और अमिटी यूनिवर्सिटी के शोध से पता चलता है। कौन कौन शोध में है? डीआरडीओ है और एमिटी यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना? कि इस हेलमेट में लगाई गई थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से गर्म मौसम में सिर और मस्तिष्क का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जिससे हीट स्ट्रोक, थकान और गर्मी से संबंधित जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो कम होंगी। दूर तो नहीं किया जाएगा, कम होंगी। ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने लगा दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। तो हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार जो है, शुक्र ग्रह की कक्षा के पास कितने सिटी किलर क्षुद्र ग्रह, सिटी किलर क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा, सिटी किलर क्षुद्र ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो भविष्य में पृथ्वी से टकरा सकते हैं। किसके? यानी शुक्र ग्रह के। सिटी ग्रह, जो सिटी किलर क्षुद्र ग्रह की बात हो रही है। तो इसका उत्तर है 20। रिसर्च में कितना आया? 20। पढ़िए इसको। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वीनस के पास लगभग 20 ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जिनका व्यास 140 मीटर या उससे अधिक है,
जो भविष्य में पृथ्वी के करीब आ सकते हैं। इन्हें सिटी किलर एस्टेरॉइड कहा जाता है। ठीक, 140 मीटर या उससे बड़े क्षुद्र ग्रहों की पहचान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1 किलोमीटर या उससे छोटे होते हैं। 1 किलोमीटर या उससे छोटे होते हैं। अच्छा, लेकिन जयपुर या पुणे जैसे शहरों को पूर्णतः तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, मतलब इस टाइप में जो शहर है उनको नष्ट कर देंगे। इसीलिए अंतरिक्ष एजेंसियां इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट श्रेणी में रखते हैं, श्रेणी में ट्रैक करती हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि नियोज श्रेणी में इनको रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी पूछ सकता है कि जो सिटी किलर एस्टेरॉयड होते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, तो नियो अर्थ ऑब्जेक्ट यानी नियो अर्थ ऑब्जेक्ट की जो श्रेणी है उसमें रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा है, 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगा मुझे भैया। अगला देखिए, हाल ही के दिनों में, ठीक है ना, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका के चलते परमाणु हथियारों की चर्चा तेज हो गई है। अच्छा, निम्नलिखित में से परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये तो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, जानते हो कि नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, तो और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दोनों के बारे में आइए हम लोग आगे व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर की व्याख्या क्या है? परमाणु बम की तकनीक मुख्यतः नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसमें भारी तत्वों जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम जो होता है 92 परमाणु क्रमांक कितना 92 और परमाणु भार 235, ठीक ना, या प्लूटोनियम 239 के नाभिक को तेज न्यूट्रॉन की मदद से विभाजित किया जाता है। अच्छा, जब यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है तो जो है इनका नाभिक टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं, ठीक ना। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, न्यूट्रॉन तथा गामा किरणें निकलती हैं। नाभिकीय विखंडन से एक बात और याद रखिएगा, गामा रेज भी निकलती हैं। ठीक, एक न्यूट्रॉन कई नाभिकों को विभाजित करता है जिससे श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक जो है अभिक्रिया चलती है और विशाल विस्फोट होता है। अन्य विकल्पों का अगर हम लोग देखें तो नाभिकीय संलयन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, या प्रक्रिया हाइड्रोजन बम, दैट मीन्स जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का राज क्या है भैया? सूर्य की ऊर्जा का राज भी यही है, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का राज भी यही है, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। तो नाभिकीय संलयन यह प्रक्रिया हाइड्रोजन बम में उपयोग की जाती है। अच्छा, तो पारंपरिक परमाणु बम में किसका उपयोग किया जाएगा? पारंपरिक परमाणु बम ना कि पारंपरिक परमाणु बम में। पारंपरिक परमाणु बम में किसका उपयोग किया जाएगा? नाभिकीय विखंडन का। और हाइड्रोजन बम किसका जो है? नाभिकीय संलयन का, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए, एक है रासायनिक विस्फोट लिखा हुआ है, केमिकल विस्फोट। तो इसमें टीएनटी और डायनामाइट जैसे पदार्थों का उपयोग होता है और ये छोटे मोटे जो बम बनाए जाते हैं सुतली बम कह सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये जो छोटी मोटी मिसाइलें होती हैं या बम होते हैं, लेजर गाइडेड बम वगैरह, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है ना। हाँ, टीएनटी डायनामाइट वगैरह ये छोटे मोटे विस्फोट के लिए होते हैं, ठीक। और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम तो आप जान ही गए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए हमने बनाया है। एक क्वेश्चन इसी से और संबंधित था तो हमने कहा लो बना दिया जाए, पता नहीं भविष्य में काम आ जाए, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई क्वेश्चन टकरा जाएगी एडमिशन में, ठीक है ना। चलिए, क्या है क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? 2 प्रश्न एक ही में बनाया गया है। तो इसका परमाणु हथियारों का निर्माण जिनेवा, तो ये जिनेवा तो नहीं है, काटो इसको। और इसका परमाणु हथियार का निर्माण भी नहीं होगा, दोनों गलत है। परमाणु तकनीकी का प्रसार न्यूयॉर्क, दोनों गलत है। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और निगरानी, ये वियना ऑस्ट्रिया वाला एकदम सही है। देखिए, उत्तर की व्याख्या, हाँ, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और निगरानी, उत्तर ऑस्ट्रिया वियना सही है। अब उत्तर की व्याख्या देखते हैं,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इसे सैन्य उद्देश्यों विशेषकर परमाणु हथियारों के लिए उपयोग ना किया जाए। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंध है लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब क्वेश्चन बन सकता है अंतरराष्ट्रीय जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में दो विकल्प देके, दो कथन देके भी पूछा जा सकता है। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऐसा कुछ भी करके बनाया जा सकता है, तो याद रखना है, ठीक है ना। वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया नहीं भैया, मेरे मुंह से अगर निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक। वर्तमान में यह संगठन ईरान, उत्तर कोरिया और अन्य देशों की परमाणु गतिविधियों की निगरानी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मित्र। इसमें चाहे इसका स्थापना वर्ष पूछे, चाहे इसका उद्देश्य पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, पूछने वाले के लिए तो कुछ भी आता है। उन्हें एग्जाम थोड़ा देना है, उन्हें तो पूछ लेना है, बाकी तुम रटो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आज का एकदम समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये आइकन क्वेश्चन है, क्या कहूँ इसको, बहुत ही अच्छा है। ये जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में कुछ चीजों का उन्होंने शुभारंभ किया है, तो उन्हीं के बारे में क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। नर्मदा क्षेत्र का शिवाजी किसे कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को? वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, तो किसको कहा जाता है? इसका उत्तर होगा राजा भभूत सिंह। अब देखिए इसका क्या पूरा उत्तर है। यह लिखा हुआ है, राजा भभूत सिंह 19वीं शताब्दी में मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र के एक वीर आदिवासी शासक थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध लड़ा। वो विशेष रूप से पंचमढ़ी और जो उसके आसपास क्षेत्रों में सक्रिय रहे। उन्हें नर्मदा क्षेत्र का शिवाजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी की तरह पहाड़ी क्षेत्रों में छापामार रणनीतियों से अंग्रेजी सेना का जो है सर्वनाश किया था, उनको बहुत ही तंग किया था, परेशान किया था। गोरिल्ला गोरिल्ला युद्ध इन्होंने अपनाया था, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छा, पंचमढ़ी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रख लेते हैं। देखिए पंचमढ़ी क्या है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पहले था, अब इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला में बसा हुआ है। अच्छा, लगभग 1067 मीटर यानी कि 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पंचमढ़ी। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ ना पूछे यही पूछ ले कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं भैया, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी पंचमढ़ी को कहते हैं, पंचमढ़ी को, ठीक ना। अब ये देखिए पंचमढ़ी का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है ना। तो जलवायु क्षेत्र इसका अगर देखें तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होगा। यहाँ जो है हल्की गर्मी, सर्दियों में ठंडी, हरियाली से भरपूर यहाँ है, जैव विविधता का बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। बाघ, तेंदुआ, विशाल गिलहरी, सांभर और विविध पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र नर्मदा और तवा नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। अब यह क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया कि हाल ही में पंचमढ़ी बहुत ही चर्चित रहा है। इसका भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? नर्मदा नदी और तवा नदी, ठीक है ना। तो राजा भभूत सिंह ने जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है लड़ाई लड़ी हमको आजाद कराने के लिए, तो इनको एक उचित सम्मान देने के लिए जो है पंचमढ़ी का नाम भी बदल दिया गया है। पंचमढ़ी का ये जो नाम है पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका नाम भी शायद बदल करके राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक भैया, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में आपको मैंने बताया। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, बार बार मैं कहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में, ठीक है ना, ये ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली कहानी नहीं है। दुकान तो बहुत छोटी है, अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप लोग सहयोग करें, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक। लेकिन जो भी दिया जाएगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, ऑथेंटिक दिया जाएगा, ठीक। तो क्लास यहीं पर खत्म होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।